तो सुनाइएगा कम। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून उमंग, मनीषा, गुड आफ्टरनून दीपक। और क्या चल रहा है? शिवरात्रि। शिवरात्रि, या बिल्कुल सही। Something different from fog. I never liked that joke now. फॉग वाला तो बिल्कुल पसंद नहीं आता सुनना। मेरे को भी नहीं आया था। वो तो ज्यादा ओवररेटेड हो गया था, हर कोई वही बोलना शुरू कर दिया था। वही तो सर। और इंसान को लगता है ठंड में तो जब सच में फॉग चल रहा है उस टाइम पर तो जिम्मेदारी बनती है उसकी बोलना क्या चल रहा है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि हमने ये बोल दिया। इंसान सामाजिक नहीं दायित्व से बोलेंगे तो हम इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। नहीं कहलाएंगे यार, ऐसा ही कुछ। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रितेश, हिंदू, मनीषा, उमंग। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हमने लास्ट टाइम क्या बात करी थी, क्या करेंगे आज? हम रीअरेंजमेंट शुरू करेंगे। आरसी का कुछ भी करा बात हुई थी। अच्छा, वर्क की बात हुई थी क्या? लेकिन हमने एक बार ये भी बात की थी शायद, हम बीच में पहले कोई रीडिंग कॉम्पिटिशन का कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगर याद हो। हाँ सर, वही कर लेते हैं फिर, है ना? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि लग रहा था कि हम आरसी का कोई भी पार्ट साथ में लेके चलेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये वाली भी बात हुई थी। यस सर। यस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट से। अभी किस तरीके से करते हो आप रीअरेंजमेंट्स? अभी देखो मैं तो कॉमन क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, मतलब सबके लिए सेम, ठीक है? इजी क्वेश्चंस से शुरू करेंगे और इजी क्वेश्चंस करेंगे पहले तो, ठीक है? तो रीअरेंजमेंट करने का कुछ ट्रिक लगाते हो दीपक, या किस तरीके से करना शुरू करते हो पढ़ने के बाद? रीअरेंजमेंट सर वो ABCD वाला जो हम अरेंज करते हैं वही ना सर? हाँ हाँ वही सेंटेंस सर रीअरेंज। वो तो वैसे यस सिंधु। नहीं सर, दीपक बोल रहा था कुछ। दीपक बोलो कुछ। नहीं इंदु, यू कैन कंटिन्यू। अरे बोलो जल्दी, आपका टाइम थोड़ी है, जल्दी बताओ। सर जो पैराग्राफ टाइप में आते हैं ना रीअरेंजमेंट, उनमें थोड़ा दिक्कत आती है। उनमें दिक्कत आती है, यानी कोई पैरा जंबल्स इन्हें बोलते हैं। अच्छा, आप बैंकिंग का देख रहे हो हिंदू या फिर एसएससी का? सर बैंकिंग के लिए। बैंकिंग के लिए बिल्कुल सही, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो, और बहुत ज्यादा पता उसमें प्रैक्टिस ही होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने होते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, ऐसा होता है बस, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ बोलो सर। जिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन में जैसे ABCDE इस टाइप से दिया होता है वो तो इजी होता है, एलिमिनेशन से जल्दी हो जाता है, एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन जिसमें हमें पता लगाना था कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड, थर्ड, तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत आती है। अच्छा, जिसमें पैटर्न दे रखा होता है ABCD, हाँ यस, कनेक्टर्स की ही जरूरत पड़ती है। देखो जब भी हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज तो, अगर ये आरसी का पार्ट है, जैसे पैसेज पैराग्राफ जंबल्स की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज तो रीडिंग है ही, ठीक है? तो रीडिंग का मतलब है कि आपको जो भी आपके पास मतलब 6 से 8 सेंटेंस होते हैं बैंकिंग में, तो ठीक है? एसएससी का थोड़ा सा इजी होता है। एसएससी में पैटर्न भी दे रखा होता है कई बार आपके पास, मतलब जो ABCD में इस तरीके से PQRS RS PQ ऐसे करके ऑप्शंस भी दिए होते हैं कई बार आपको अरेंज करने के लिए, ठीक है? एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जाता सकता है आजकल। पहले तो ऐसा है कि ए से लेके मतलब EF कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं, उनको आपको अरेंज करना है। एक तरीका होता है कि पहला और लास्ट फिक्स्ड है, मान लो फर्स्ट सेंटेंस है और 7 सेंटेंस फिक्स्ड है, बीच में आपको अरेंज करना है, ठीक है? कई बार होता है कि पहला ही फिक्स्ड है, उसके बाद आपको अरेंज करना है। कई में दिया होता है लास्ट वाला फिक्स्ड है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? एक फिक्स्ड है तो वो हेल्प ही कर रहा होता है। और बैंकिंग कई बार ऐसा भी करता है, थर्ड फिक्स्ड है या थर्ड और फिफ्थ फिफ्थ फिक्स्ड है, बाकी के आपको अरेंज करने हैं, 2 ऊपर और नीचे कहाँ तक आएगा ऐसा,
ठीक है। तो इस किसी भी पैटर्न में पूछा जा सकता है ये। और बेसिकली ये कि हमारे इसमें वही जिसमें बात करेंगे कि हमारे जिस चीज का क्या कहेंगे उसे, जिस स्किल का हमारे को यहाँ पे जज करने होते हैं, वो स्किल वो ये कि वेदर वी आर एबल टू रीड द पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड इट एज वेल, साथ में उसी तरीके से हम समझ पा रहे हैं या नहीं आप समझ पा रहे हैं। बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज व्हाट, रीडिंग इज रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन इज व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर रीडिंग, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए देखो सबसे पहले तो ये सही है, हम नॉर्मल अरेंज करने से शुरू करेंगे, वही करेंगे हम लोग कि सारे सेंटेंस को अरेंज करना है। हम फिक्स करने के हिसाब से तो कुछ क्वेश्चन देखने को तो बाद में देख लेंगे, हम ऐसे ही देखेंगे कि हमें सारे अरेंज करने हैं। नाउ सबसे पहला चीज होती है कि हम लोग स्टार्टिंग में जैसे जब आप करना शुरू कर रहे हो, जो आप सीए सीख रहे हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से उसमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को सारा को पढ़ना है, मतलब सारे सेंटेंस, रीड ऑल द सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड द पैसेज कि क्या बात की जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है यार, ये एक पैराग्राफ ही तो है, मतलब दिस इज अ होल पैराग्राफ जिसके सेंटेंसेस जम्बल्ड फॉर्म में है। आपको समझना पड़ेगा क्या कंटेक्स्ट है, ठीक है, क्या बात की जा रही है, क्या टोन है उसकी, किस तरीके से उस चीज को मतलब किस टॉपिक पे बात करें और क्या बात करें, तब आप उसको आराम से अरेंज कर सकते हो। इसलिए सारे सेंटेंसेस, तो सबसे पहला तो होगा रीड ऑल द सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद फॉर्म द पेयर्स, ये वो चीज है जिसमें हमारा दिमाग खुद ही चलना शुरू करता है कि हम लोग पेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फॉर्म पेयर्स। अब पेयर्स बनाना हम दो तरीके से शुरू करते हैं। पहला तो होता है ग्रामेटिकल बेस्ड, ठीक है, तो ग्रामर वाला भी काम करता है। ग्रामर में क्या होता है, हम लोग जनरली, एक तो हो गया नाउन प्रोनाउंस, ठीक है, नाउन प्रोनाउंस में मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ही और शी, वो तो थोड़ी क्लासेस में हेल्प करता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दिस दैट दीज दोस, ठीक है, दिस दैट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इट हेल्प करता है, इस तरीके के प्रोनाउंस। ही शी ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस टाइप के तो हम अपने आप ही कर लेते हैं कि इसको हम उसके रिस्पेक्टिव नाउन के साथ लगाएंगे, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इसमें बात होती है मेन कि इस तरीके के प्रोनाउंस को भी हम अरेंज कर पाए अकॉर्डिंगली साथ में, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट होता है इसके बाद जो पेयर्स बनाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट एंड डेफिनेट आर्टिकल, ये भी कई बार हेल्प करता है कि किसी चीज के साथ द तब लगाते हैं हम लोग जब उसे एक बार इंट्रोड्यूस कर चुके हों किसी भी टॉपिक। जैसे हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ा ही है इस तरीके से कि द स्पीकर एंड लिसनर बोथ नो अबाउट एनीथिंग। तो एक बार अगर किसी नई चीज के साथ आप देख रहे हो कि एक बार डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा, एक बार लगा है, तो उसे इंट्रोड्यूस पहले किया गया होगा, उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद देन उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका इस तरीके का हो गया, ये है। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। ये वो चीजें हैं जो, जैसे एक सेंटेंस अगर किसी पार्ट पे खत्म हो रहा है तो आपको पता होगा अगला सेंटेंस कहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीजें होती है, जैसे येट है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, हाउएवर, ठीक है, और कुछ भी इस तरीके के वर्ड्स, स्टिल यानी स्टिल डूइंग समथिंग इस वाले सेंस में, ठीक है, और thus, therefore, since, ठीक है, कुछ भी इस तरीके के वर्ड्स, या डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ, हाउएवर, जो भी कनेक्टर्स जैसे होते हैं हमारे, ठीक है, कंजंक्शंस कई बार हेल्प करते हैं। तो यार ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे एक तरीके से हेल्प करते हैं सेंटेंस समझने में। अब देखा जाए तो इनका यूज हम ग्रामर के अंदर समझते हैं और साथ ही साथ इसके यूजेस को मतलब इसको कैसे यूज किया जाए हम लोग अपनी रीडिंग के थ्रू सीखते हैं। इसीलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग करते रहिए ताकि हमें पता हो कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, कैसे एक पैराग्राफ का ट्रांजिशन होता है, कैसे एक सेंटेंस से हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, कैसे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक टॉपिक को अगर इंट्रोड्यूस किया गया है देन हाउ वी विल प्रोसीड विद द अदर इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द पैसेज, कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो रीडिंग से क्या होता है ना कि ये सारा कुछ हमें अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा मतलब हम खुद ही उस चीज को ग्रैब करना शुरू कर देते हैं कि हाउ वी शुड प्रोसीड विद द पैराग्राफ, कि अगर हम पैराग्राफ को आगे लिखना है, आगे बोलना है, तो किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सिचुएशन को आगे कैसे लेके जाए, ये चीज है। तो ये हम खुद ही उसमें सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि हम लोग पहले तो हमें पेयर्स बनाने हैं, साथ ही साथ तो पहले तो पेयर्स बनाने, साथ ही साथ में हमें इन कीवर्ड्स जैसी चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक है और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं कि ये किया जाए, वो किया जाए। आई एम टेलिंग यू नथिंग टॉप्स आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपके पास रीडिंग एबिलिटी है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एट द फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड इट, ठीक है, उससे ऊपर कोई चीज जा ही नहीं सकती। बिकॉज वंस यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, सारे ट्रिक्स
पता है बहुत ज्यादा चीजें काम, और ट्रिक्स का क्या मतलब है, देयर आर sentences and you have to arrange them. If you are able to get it, if you are able to get the idea which is said in the passage, जो sentences है उसमें अगर आप समझ पा रहे हो तो आप उसको अरेंज कर लोगे आराम से, ठीक है। ट्रिक्स बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती, वो सुनने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव शाइनी लग रहा होता है कि हाँ यार बहुत अच्छी सी बात है, चलो ट्रिक्स देखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होगा, आपने खुद भी सॉल्व करके देखे होंगे, एंड ये हमें पता है कि हमारी स्किल्स जो होते हैं बेसिकली रीडिंग की होती है, हमने पढ़ा समझा, हम उसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ट्रिक्स कहाँ से आते हैं मैं बताता हूँ। ट्रिक्स तब डेवलप होते हैं जो आप खुद सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। आपने, अब एक चीज ऐसी होती है बहुत ही बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज है, आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे भी 10-20 क्वेश्चन आपने पहला क्वेश्चन किया, उसका 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन किए, जब आप 11th क्वेश्चन करोगे तो आपको पक्का पता है, मतलब दिस इज लाइक अ फैक्ट जो हम सब इस चीज में विश्वास करते हैं कि पहले क्वेश्चन में करने में जो हमें तकलीफ हुई थी या उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन में हुई होगी, उसके बाद हम जब 11th क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका होगा हमारी अप्रोच में, एंड हम किस तरीके से आंसर को ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन 10 क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किया होगा उसके बाद आपके कुछ आंसर सही आए होंगे, कुछ शायद नहीं आए होंगे, उसके बाद आप उसे एनालाइज करोगे कि मैंने कहाँ कमी करी, ठीक है। उससे ज्यादा बेहतर तरीका होता ही नहीं है किसी भी चीज को समझने का, कि वंस यू हैव अरेंज द पैराग्राफ देन यू मे बी यू चेक कि आंसर सही है या नहीं। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, यानी जो भी आपने टेक्निक यूज की थी, जो भी आपने सोचा था कि ये पेयर होंगे साथ में, वो आपका एकदम सोचने का तरीका सही है, विल कंटिन्यू विद दैट। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ शायद सी से पहले ये आना चाहिए था, ऐसा कुछ कहीं पे भी अगर दिखेगा तो आप देखो कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन व्हिच यू आर मिसिंग आउट, या व्हाट वाज दैट थोड़ा सा ट्रांजिशन जिसे आप ग्रैब नहीं कर पाए, तो वो चीजें आपको इसके अंदर देखनी पड़ती है ऐसा है, ठीक है। तो बस वही है कि आपको पता है कि प्रैक्टिस करके फर्स्ट और 11th में जो डिफरेंस आने वाला है उसी चीज के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, उसी चीज के लिए क्वेश्चन करते हैं, और उसी चीज से हमारा दिमाग खुद ही एक तरीके से, हमारा दिमाग लाइक इट इज अ बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, ठीक है। उसे आप प्रॉब्लम दो वो तुरंत ही सॉल्यूशन खोजना शुरू कर देता है। तो बात ये कि हम उसे प्रॉब्लम ज्यादा दे नहीं रहे होते, तो बस आपको ये करना है कि क्वेश्चंस आपको करते रहना है ताकि अपने दिमाग को आप उस तरीके से ट्रेन कर सको कि वो सीख पाए कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं से भी, तो फर्स्ट वी हैव टू लाइक फोकस ऑन द एक्यूरेसी, ठीक है। स्पीड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, टाइम निकल रहा है थोड़ा सा निकलने दो स्टार्टिंग में, ठीक है। एक्यूरेसी की स्पेलिंग सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि हम उससे जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम सही कर पाए, टाइम ले लें भले 5-10 मिनट, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वंस यू स्टार्टेड सॉल्विंग इट लाइक एक्यूरेटली, सही आंसर निकाल पा रहे हो उसके बाद स्पीड के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ ये हमेशा हम अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। तो आपने एक बार सॉल्व करना शुरू कर दिया सही से, तो उसके बाद आप खुद ही चीजों को जल्दी करना शुरू कर दो, तो प्रैक्टिस के बाद स्पीड अपने आप आ जाती है। जिस पे हमें फोकस करना होता है वो है एक्यूरेसी, बिकॉज ये चीज तो हमेशा हर क्वेश्चन में हमें ध्यान रखनी ही है, जल्दी करने के नहीं सही करने के नंबर मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल हो तो बताओ। समझ आई ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं, मतलब और किसी को कुछ ऐसा कि मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, है ना? यस। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और बस अल्टीमेटली बात वही है कि हमें रीडिंग पे फोकस रखना है, वो तो आप करते ही रहो, वो आपको मीन्स और सबसे निकाल दो, हर मतलब सब चीजें सॉल्व करने में, सारे हर्डल्स को पार करने में हेल्प करने वाली रीडिंग, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, लेट मी सी। या लेट्स स्टार्ट विद RE4। ये वाले क्वेश्चन को करते हैं, आराम से देखो, इजी है, और आप इसमें कनेक्शंस भी देख पाओगे कि कौन सा चीज कहाँ पे आनी चाहिए, एंड यू विल एबल टू फाइंड द आंसर।
DECFBA CFBA चलो देखते हैं, बाकी लोग आने दो फिर we'll see कि ये सही है या नहीं। तब तक आप चेक भी करते रहो, पढ़ के देख लो सारे एक बार में। तो जिस टाइम पे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, पहली बार ये काम कर लिया करो जी। अब हम करना शुरू कर रहे हैं तो एक बार लिखा, देन रीड द होल पैसेज कि सही लिखा है हमने। ओके, तो मनु का आंसर है TPFAEC। हेल्थ के कॉस्ट हैव बीन स्काईरॉकेटिंग इन आवर कंट्री। तो डी तो पहला है, ये तो मेरे ख्याल से सब अग्री कर रहे होंगे। डी इज द फर्स्ट वन सारे सेंटेंस पढ़ने के बाद। इसके बाद दीपक, डी के बाद ये तो कैसे भी नहीं आ सकता ना। द मेजर्स इंक्लूड, किस चीज के मेजर्स? अगर हम बी के हिसाब से देखें, some people attributed to the increasing greediness among the medicos, and if certain others feel, तो कुछ लोग ये मानते हैं, बाकी लोग ऐसा मानते हैं। तो यस, D, B, F ये साथ में आ रहा है। समझ आया क्यों? देखो सर ऐसे yes sir यहाँ पे हमने बोला हेल्थ के कॉस्ट हैव बीन स्काईरॉकेटिंग इन आवर कंट्री, सम पीपल एट्रीब्यूट इट। इट क्या चीज है यहाँ पे? इट ये जो कॉस्ट बढ़ रही है इसके लिए बोला गया है, ठीक है। हेल्थ के कॉस्ट जो बढ़ रही है उसके लिए बोला गया इट यहाँ पे। कि कुछ लोगों का कहना है कि ये किस वजह से है? इंक्रीजिंग ग्रीडिनेस अमंग द मेडिकोस, उनकी वजह से है। सर्टेन अदर्स फील दैट इट इज बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन पीपल्स लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। बाकी लोगों का मानना ये है कि ये इस वजह से है। तो TBF साथ में आएगा। बाकी आगे देखिए, अब बताइए बाकी लोगों का क्या आंसर है, सब लोग बताओ। यस, इसके बाद देखो जरा ए पढ़ते हैं, यानी कि हम उस वाले को फॉलो करते हैं। एफ के बाद ए क्या है? अज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजंस आर ट्रू, व्हाट आर द रीजंस? रीजंस किस चीज के थे कि कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? इसी की रीजन दिए ना इसमें। कुछ रीजन इसमें बताया, एक रीजन कि भाई ग्रीडी हो गए मेडिकोस जो भी उस चीज को चला रहे हैं, एंड एफ कि भाई ड्रास्टिक चेंज आया लोगों की लाइफस्टाइल में और ईटिंग हैबिट में, इसलिए भी ये सारी चीजें बढ़ गई हैं जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है इंडिया में, ठीक है। Assuming that all these reasons are true, कि ये सारे रीजन जो बताए गए वो सच है, the fact remains that there is an urgent need to check the accelerated costs and initiate suitable measures, ठीक है। तो there is an urgent need to check the accelerated cost, कि जो भी कॉस्ट बची है उसे चेक करना, मतलब जो कॉस्ट बढ़ रही है उसे तुरंत रोकना, and initiate suitable measures। इसके बाद आएगा the measures include। अच्छा, ये इसमें वाली चीज थोड़ी सी फॉलो हो रही है ना कि हमने पहले मेजर्स की बात की कि हमें suitable measures we should apply, we should initiate them।
और उसके बाद हमने बोला मेजर्स क्या होनी चाहिए। द मेजर्स इंक्लूड योगा क्लासेस विद एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस एंड आल्सो चेंज इन फूड हैबिट्स। तो ए के बाद ई आ जाएगा, देन वी आर लेफ्ट विद सी। अब देखो जरा, अगर हमें पेयर्स बनाने की बात करें तो मेरे ख्याल से पेयर्स सबसे पहले मुझे ये दिख रहे थे कुछ साथ में। जैसे पहला तो हो गया द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, और यहाँ पे लिखा है द मेजर्स इंक्लूड, यानी एक चीज हम श्योर हो गए थे कि ई के बाद सी आएगा। ठीक है, द मेजर्स इंक्लूड योगा क्लासेस एंड विद एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, इज इट क्लियर? यस सर। है ना, ई के बाद सी आएगी, ये चीज यहाँ से पता चल रही थी। तो ये तो चलो आपने पेयर लगाया था यहाँ पे इसके साथ में, लेकिन हाँ हमें ये भी देखना था कि इसके बाद सारी ही चीजें, यानी कि और इसके एक जैसी बात जो की जाती है, द सेंटेंसेस कम टुगेदर, मतलब ऐसा होता है। हम एक अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रांजिशन इसी चीज पे हमें ध्यान देना होता है कि कौन कौन सी बात साथ में कही जा रही है। तो मेजर्स, द मेजर्स इंक्लूड एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स। यस, TBFAC बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग का आया होगा देखने के बाद, नहीं तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बाकी लोग कर रहे हैं साथ में या नहीं? कृतिका, राधिका, रवनीत? यस, चलो फिर साथ में क्या कहते हैं अपना देखा करो जो भी आंसर है वो लिखे, देन उसके बाद हम चेक करेंगे। और बाकी जो भी आप मेरे को बताते होगे, उन पॉसिबल आउटकम्स जो भी है मैं यहाँ पे नोट करता रहूंगा, तो हम देखेंगे कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो गलती करना अलाउड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फर्स्ट तो आज हमसे मिल गया होगा इसके अंदर, है ना? फर्स्ट तो मेरे ख्याल से दूर से दिख रहा है इसके अंदर, बिल्कुल यस, बिल्कुल सही। यस, सी इज द फर्स्ट वन, बिल्कुल सही। CFEAPT। ओके, चलिए देखते हैं इसे भी। अच्छा, EAT साथ में आएंगे, ऐसा है? वन, ओके।
One reason is that identifies these as the reasons and yep, बिल्कुल सही। चलो थोड़ा सा रह गया, फिर तो पूरा कर सकते हैं। ये सबको दिख रहा है ना कि वो चीजें जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं। रीजन, वन रीजन इज दिस, आइडेंटिफाइज दीज एज द रीजंस, कनेक्शन यहाँ पे बीच में दिख रहा है हमें। और मतलब यहाँ से अगर देखा जाए ऐसे तो जैसे अगर हम लिखते हैं ई एंड ई के बाद डी आएगा, ठीक है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि बीच में कुछ और भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया के बाद ए आएगा ना सर? हाँ, ई के बाद ये आ जाएगा, बिल्कुल। यस, ने भी लिखा था ना ई के बाद ए, ई ए डी। देखो इसमें क्या है, वन रीजन इज दैट, जो भी दिया है, अभी हमने पैसेज पूरा पढ़ा नहीं, मतलब मैंने देखा भी, मतलब देख लिया ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद में ये चीज ये है कि वन रीजन इज दैट आइडेंटिफाई दीज एज द रीजंस। यहाँ से इतना पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि एक रीजन और बताया गया होगा कुछ ना कुछ, तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लूरल लिखा है दीज, और यहाँ पे एक रीजन बताया गया। सेंटेंस पे ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता चला कि किस बारे में एक्चुअली बात चल रही है, कि लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि पहला सेंटेंस जो हमारा यहाँ पे है कि PSCs have been experiencing severe challenges in attracting, motivating and retaining their key staff। ठीक है, तो उसी के और रीजंस की बात चल रही थी कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं जॉब, ऐसा वाला। तो पहला कारण तो ये है, यंग एम्प्लॉयज lured away by private firms are more willing to undertake professional risk। और दूसरा रीजन इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, moreover salaries in public sector enterprises। यानी दो कारण दे रखे हैं। पहला तो ये कि जो यंग एम्प्लॉयज हैं उन्हें रिस्क लेने में डर नहीं लगता, इसलिए वो जा रहे हैं। और दूसरा रीजन इसमें दे रखा है कि सैलरी वहां पे ज्यादा है। तो EAD ये तो हमारे साथ में आएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा सही करना है इसे अभी भी। मनु, यस, आपने लगाया C के बाद F। जरा से समझते हैं कि सेकंड के बाद थर्ड कौन सा आना चाहिए, सॉरी फर्स्ट के बाद में सेकंड कौन सा आएगा। देखो सारे सेंटेंस पढ़ने के बाद आप फाइंड दिस थिंग, दिस ट्रेंड शुड बी वेक अप कॉल। ये भी हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा ट्रेंड की बात चल रही है, क्योंकि ये अरेंज करने में दिक्कत हो रही है ज्यादा पढ़ने के बाद इसे। एंड वन मोर थिंग, आप इस वाले को देखो, एम्प्लॉइज इन स्पेशलिस्ट रोल स्पेशली हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिटेन। आई हैव टोल्ड दिस कि एक जैसी बात मोस्टली साथ में कही जाती है। यहाँ पे इस बात को कंटिन्यू किया गया है F में, राइट। तो यस, उमंग, मनु ने लगाया था, मनु C के बाद F आ रहा है, लेकिन आगे आप थोड़ा सा सही करो उसे अभी भी, बट C इज फॉलोड बाय F। देखो क्या बोला गया है, PSCs have been experiencing severe challenges in attracting, motivating and retaining their key staff। जो की स्टाफ है उसे उन्हें रिटेन करना या मोटिवेट करना, अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। एम्प्लॉय इन स्पेशलिस्ट रोल स्पेशली हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिटेन। और जो लोग स्पेशलिस्ट रोल पे हैं, जो एम्प्लॉइज, उन्हें अट्रैक्ट करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, उन्हें रिटेन करना कि वो वहां पे काम करते रहे, ये काम तो और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी चीज को थोड़ा और स्पेसिफिक करके बोला गया है F में। तो यस, C के बाद आ जाएगा आपका F। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि EAD तो साथ में आने वाला है, EAD तो साथ में आएगा। अगला सवाल उठता है कि B कहाँ पे आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे। अब B को आप एक बार फिर से पढ़ो और समझो कि कहाँ पे आ सकता है। B में क्या बोला गया, मुझे देखते कि कैसे डिसाइड करेंगे। लास्ट में आएगा उमंग, और मनु ने भी लास्ट में लगाया है, मुझे लास्ट में नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। भाई दो ही जगह बच्ची वैसे भी दीपक, मतलब लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि जो F वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है ना डिफिकल्ट टू, तो उसके बाद ये बताया जा रहा है ये डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज दिस ट्रेंड बी अ वेक तो अकॉर्डिंग टू वो सूट हो रहा। नहीं देखो ये डिफिकल्ट क्यों है, ये तो चीज यहाँ पे कि ये काम ये ऐसा हो रहा है कि उन्हें रोकना मुश्किल पड़ रहा है कि PSCs में मतलब नए लोग आ नहीं रहे, मतलब दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट न्यू एम्प्लॉइज, और जो है वहां पे उन्हें भी रोकना मुश्किल पड़ रहा है। दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल। दिस ट्रेंड मतलब ये जो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं या फिर उधर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर द स्टेक होल्डर्स टू एग्जामिन व्हाई एम्प्लॉय आर सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये स्टेक होल्डर्स जो है उनके लिए वेकअप कॉल होना चाहिए, जो लोग जॉब छोड़ रहे हैं ना,
ये उनके लिए वेकअप कॉल होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई एम्प्लॉइज आर सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज विद प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। और इस व्हाई का आंसर दिया गया है इन वाले कुछ ऑप्शंस में। वन रीजन इज दैट, दूसरा कारण ये रहा, ये वाली चीज। तो इसके बाद डी है कंक्लूजन, हैविंग आइडेंटिफाइड दीज आर द रीजंस why employees are, why PSCs, it is important to empower stakeholders to find ways to remedy the situation। जहां पे आपको कुछ ना कुछ करना है, ये कंक्लूजन जैसा लग रहा है ना देखा जाए तो, जहां पे आपसे बोला गया कि प्रॉब्लम को तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, लोग जॉब इसलिए छोड़ रहे हैं। अब हम प्रॉब्लम को जब समझ गए हैं, हमने जब प्रॉब्लम्स को समझ लिया है, यानी कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई गई थी, यहाँ पे ये तो बोला हमने इसमें कि हैविंग आइडेंटिफाइड दीज आर द रीजंस, कि इन रीजंस को तो हमने समझ लिया। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि भाई क्यों वो लोग जॉब छोड़ रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्पावर स्टेकहोल्डर्स टू फाइंड वेज टू रेमेडी द सिचुएशन। ये आपका लास्ट हो जाएगा, यानी कि बी आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया क्यों आए बी यहाँ पे? CFBEAD शुड बी द लास्ट वन। ये कंक्लूडिंग है, डी क्योंकि कंक्लूड कर रहा है सेंटेंस को अच्छी तरीके से, पैसेज को, और बी इस चीज को कनेक्ट कर रहा है आगे। यस ठीक है, तो यही चीज है हमें, हाँ यस, तो इसी चीजों पे हमें ध्यान देना होता है, और आराम से जब हम सॉल्व करते हैं तो बस इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए फिर हम आगे तक सीखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को जल्दी और समझते हुए और सही सही। चलिए और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखा जाए। चलेगा CRE 5 अच्छा क्वेश्चन, एक बार देखते हैं इसे। ये सेंटेंस अरेंजमेंट का पार्ट है ना रितेश, ये दीज आर पैराग्राफ रीअरेंजमेंट ना, लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो बोलते हैं ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, या पैरा जंबल्स बोल सकते हो हमें। अब बैंकिंग में वैसे भी तो क्वेश्चन आता है, इसमें एक लंबा सा सेंटेंस दिया होता है, इसमें ABCD वाले पार्ट होते हैं, यू हैव टू अरेंज देम, ठीक है। आजकल बैंकिंग में यार क्वेश्चन आ रहा है कि there are 5 sentences, like 5 parts of a sentence they are given and you have to find like एक को एलिमिनेट करके हमें ऐसा कुछ एक सेंटेंस बनाना होता है कि कौन सा उसको अरेंज करके सही सेंटेंस बनेगा, ठीक है। एक तो वो वाला हो गया, इसमें क्या है, इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें सेंटेंसेस अरेंज करने हैं। तो क्वेश्चन तो देखा होगा ना आपने, ये जिससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, इस टाइप से। रितेश यू कैन यूज अ माइक, बात करो आगे बोल में। हाँ सर समझ गया, मुझे लगा कि वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का फ्री कॉन्सेप्ट होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या लगा? अच्छा इस वाले क्वेश्चन की तरह हाँ हाँ बात वही है, इसमें भी 3-4 लाइन का सेंटेंस होता है या 2 लाइन का सेंटेंस होता है, इसमें थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ है, ऐसा है।
हम थोड़ा सा सही करना है, एक बार देख लो आप इसे, और इसमें भी देखते हैं। आई गेस थोड़ी सी दिक्कत है सर शायद। सी है का पहला। पहला सी तो होगा, फर्स्ट इज सी अनडाउटेडली, फर्स्ट इज सी। Everybody knows of Kolkata's everyday obsession with football. फिर ए होगा। पेयर क्या बना रहे हो आप यहाँ पे, मतलब कोई चीज जो पता है कि साथ में आने वाली है? सर जो ऑब्सेशन है फुटबॉल के साथ उनका, तो जो मतलब ब्राजीलियन फुटबॉलर था, पहले तो सर उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा था। अच्छा, ई ए साथ में आएगा ये पता चल रहा है किसी को? किसी ने लिखा नहीं है वैसे अभी तक, लेकिन ई ए साथ में आएगा ये दिख रहा है। ई और ए साथ में आएगा। तो फिर उसके बाद डी साथ में आएगा। यस, तो ई ए डी साथ में आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ई ए भी साथ में आएगा और डी भी साथ में आएगा। देखो ई ए साथ में क्यों आएगा, जैसे यहाँ पे बोला गया ना, इन 1977 a 20,000 strong crowd landed up at Kolkata airport to welcome the Brazilian football legend। पता है ना किसकी बात चल रही है? पेले की बात चल रही है। ठीक है, जब आपने यहाँ पे इस चीज को बोल दिया, इसके बाद आप उसके बारे में पहले बता चुके हो, तभी तो बोल रहे हो उसके लिए, द ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड। The city's mania for the World Cup obsessively began with the magic of Pele। ठीक है, ये उसी से शुरू हुआ और 1977 में ऐसा हुआ था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे टू वेलकम द ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड। ठीक है, तो ई के बाद ए आएगा, ई यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, और डी इन अ mesmerizing testimony to the Kolkata's love for the game। ये इसी चीज को तो कंटिन्यू किया गया, इसी बात को। इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे इसका वेलकम करने के लिए एक mesmerizing सेरेमनी में, टू द Kolkata's love for the game। ठीक है, इसमें 5 ही सेंटेंस हैं, तो हमारे पास 2 ही बचे और पहला हमारा सी था, वी आर लेफ्ट विद बी। बट एवरी 4 years, अब सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है? एवरीवन नोज ऑफ कोलकाता's everyday obsession with football। कि हर किसी को पता है कि भाई कोलकाता का एवरीडे ऑब्सेशन विद फुटबॉल, लेकिन हर 4 साल में जो द वर्ल्ड कप एनवल्व्स द, but every 4 years the World Cup envelops the city with a buzz that is almost impossible to contain। ठीक है, तो यस सी के बाद आ जाएगा बी। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, तो मोहन बगान में आया था। हाँ, मोहन बगान, यस करेक्ट। मोहन बगान बाकी टीम का भी नाम है ना किसी? स्टेडियम तो है मेरे ख्याल से, टीम भी है ना, फुटबॉल क्लब। हाँ या एग्जैक्टली, वही फुटबॉल क्लब, टीम नहीं फुटबॉल क्लब। यस करेक्ट, मोहन बगान। सर रीअरेंजमेंट में ऐसी टाइप के सेंटेंस आते हैं? हाँ, सेंटेंस उसी तरीके के आते हैं और अच्छे भी आते हैं थोड़े से। नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था अरेंज करने में। नहीं, कृतिका डिफिकल्ट थोड़ा सा है, और जब हम सॉल्व करेंगे भी आ रही है और क्वेश्चन देखोगे तो प्रैक्टिस करके आता है ये। लेकिन क्वेश्चंस थोड़े इसी तरीके के मिलते हैं उसमें, मतलब अगर बैंकिंग के लिए हम देखें तो क्वेश्चंस आपको अच्छे ही मिलते हैं उसमें, मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता। हाँ, आप एसएससी के लिए देख रहे हो? जी सर, मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ, तो लेकिन उसमें भी अरेंजमेंट थोड़े से ऐसे मिलते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, मैं वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें आपको क्या होता है, पैटर्न दिया होता है कई बार। जैसे अगर ये सेंटेंस दे रखे हैं तो उसमें अगर 4 या 5 सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट फिक्स कर दिया या फर्स्ट फिक्स कर दिया, तो फिर बी सी ए डी बी डी ई सी ऐसा करके कुछ भी आपको अरेंज करके दे रखा, आपको बताना होगा कौन सा पैटर्न ठीक है। तो ये थोड़ी इजी होते हैं,
और इन्हें भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले मुश्किल से स्टार्ट करते हैं, फिर आसान वाला देख लेंगे। अच्छा, ओके सर। यस रितेश, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बेगा, अच्छा होगा में गाना राइवल्स, ओके ओके ओके, मोहन बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान। चलो, तो यहाँ पे सी सेंटेंस देखो, सी के बाद बी कैसे आ रहा है, सी के बाद बी क्या बोल रहा है। सी में है एवरीवन नोज ऑफ कोलकाता's everyday obsession with football, बिल्कुल सही कि हर किसी को पता है उसका everyday obsession, but every 4 years the World Cup envelops the city with a buzz that is almost impossible। कि भी ये तो सबको पता ही है, लेकिन हर 4 साल पे जब वर्ल्ड कप होता है तो मतलब शहर में जो बज होता है वो तो बिल्कुल संभाल ही नहीं संभलता, लाइक इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंटेन। तो सी की बात कंटिन्यू कर रहा है बी। बाकी ई एन को तो हमने ऑलरेडी लिंक कर ही लिया था, ठीक है। तो यस, दिस इज योर अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये आई गेस कंपैरेटिवली इजी है, लीडर्स फ्रॉम बोथ साइड including the announcement of India and Pakistan of plans to operationalize a visa-free corridor between Dera Baba Nanak, ठीक है। अनडाउटेडली बी के बाद डी तो है ही, बिल्कुल सही। ओके रितेश, आईएसएल लीग होता है सॉल्ट लेक के स्टेडियम में, गॉट इट। मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ था कुछ टाइम पहले से, मतलब ऑल्दो काफी पहले से पता था कि वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज था। मैंने बहुत टाइम पहले किसी मैगजीन में कुछ पढ़ा था, बहुत टाइम पहले, मतलब स्कूल टाइम पे, तब से मेरे को चीजें पता है वहाँ के बारे में। ओके, BDECA, चलिए हम सारे चेक करते हैं एक बार। BDECA, 2 लोगों का आंसर आ गया, BDCEA सब आ गया, चलो देखते हैं। ओके, तो the announcement by India and Pakistan of plans to operationalize a visa-free corridor between, undoubtedly इसका ये है कि किसके बीच में हो रहा है, Dera Baba Nanak in India, Indian Punjab, and Kartarpur Sahib in Pakistan's Punjab heats a long-standing plea of six pilgrims. Okay, इसके बाद ई में क्या है, that demand had gathered pace in 1995 when Pakistan renovated the Kartarpur Gurdwara, situated on the, yes इसके बाद ये आएगा, on the site of the bank of the Ravi, where the founder of Sikhism, Guru Nanak, spent his last 18 years. Yes, I guess we will go with BDECA because EC साथ में आ रहा है, ये मैं पता चल रहा है। और leaders from both sides, including Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, were able to have pushed for it. Yes, यानी कि लास्ट टाइम बताया कि they have also pushed for it, उसने इस बारे में बात। Ritesh, I am from Bareilly, मैं यहाँ यूपी से हूँ। You are from there only?
कोलकाता या और इंटरेस्ट लग रहा था। ओके गॉट इट। चलो नाइस, जो भी आते हैं फिर मिलेंगे वहाँ पे कोलकाता। मेरा मन है आने का, घूमने का वहाँ पे। यस बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो आई गेस ये सबको क्लियर हो गया। बीडी ईसीए कंपैरेटिवली इजी था पहले वाले उनसे, और मतलब आंसर मिलता चला गया। अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपको चीजें मतलब इसमें दिख रहा है कि क्या चीज कनेक्टेड है ऐसा। बिल्कुल रितेश, मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा जरूर, बिल्कुल। ठीक है, मैं स्टेशन पे पहुंचने से पहले कॉल करूंगा, मतलब निकलने से पहले यहाँ से ऑफ कोर्स। ठीक है चलो, ठीक है फिर तो प्लान बनाते हैं। मैं पहले ही आ जाऊंगा, आप खाली बोल देना बस मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सही है, अब ऐसी चीजों में ऐसी जब इस तरीके की आसानी हो तो फिर प्लान बन भी जाते हैं, ऐसा है। तो सर अभी आपको नेक्स्ट टाइम लीग जब भी देखना मौका होगा लगेगा। ना, आईएसएल हाँ अगर देखना होगा तो आ जाना, चलो आपको चलो पास बिल्कुल, करवा दूंगा। चलो डन। कभी भी इस तरीके का प्लान बनेगा तो फिर बनाएंगे। श्योर सर, बता दीजिएगा सर बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर जाएं इसी के साथ में। ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा फर्स्ट सेंटेंस क्या लग रहा है इस पे? टी 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 एंड ई। लेकिन टी पहला नहीं है। और ई भी नहीं है। यस मधु, एफ है होगा होगा पहला। ठीक है, एफ क्यों होगा पहला? सेंटेंस को पढ़ो एक बार जरा, पहले एक बार एफ देखो और देखो। और पता है चीजें किस तरीके की होती हैं? देयर वाज अ टाइम व्हेन टीचर्स, मतलब जो लोग कई बार ये बताया जाता था रीअरेंजमेंट के हिसाब से, दैट यू डोंट हैव टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, कि रीअरेंजमेंट का पहला सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने का। बट दिस इज नॉट अ केस एवरी टाइम। मतलब जब ये केस है ही नहीं तो हम इतना इसकी पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं कि देयर आर टाइम्स जब आपका सेंटेंस भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो बहुत बहुत रेयर होता है, इसलिए हम इस चीज को मान लेते हैं कि हाँ चलो पहला सेंटेंस आपका प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता, बट यहाँ पे अलग हो रहा है। With regard to defense, the purpose of the military is to defend the nation and be prepared to do battle with its enemy. कि डिफेंस के हिसाब से अगर बात करें तो द पर्पस ऑफ द मिलिट्री क्या है? इज टू डिफेंड द नेशन एंड टू बी प्रिपेयर्ड टू डू बैटल विद इट्स एनिमी। इसके बाद अब आगे शुरू, इसके बाद आगे इजी है, बहुत आराम से अरेंज हो जाएगा सारा।
चलो बाकी लोगों को करने देते हैं, फिर देखते हैं। अभी के लिए इस वाले को कंसीडर करते हैं, चलो देखेंगे इसके साथ भी। First is F, undoubtedly, with regard to defense, the purpose of the military is to defend the nation and to do battle with its enemy. And be prepared to do battle with its enemy. Okay. So how do you battle with your enemy? F के बाद D आ रहा है सबका, मतलब बैटल की बात चल रही है with your enemy, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि how do you battle with your enemy, और इसी का आंसर दिया है ई में। इसका आंसर देखो, ये क्वेश्चन मतलब अगर ये क्वेश्चन जैसा है, अगर ये रेक्टिकल क्वेश्चन भी है कि हाउ डू बैटल विद योर एनिमी, कि किस तरीके से करते हो, तो भाई द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय। आइडिया क्या है, क्या करने का? द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक फाउंडेशन दैट प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज डिफरेंट इन ईच केस। तो इसके आगे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात की गई है। उसका मतलब है कि अगर डिफेंस के हिसाब से बात की जाए तो मिलिट्री का पर्पस क्या है? To defend the nation and be prepared to do battle with its enemy. So how do you battle with your enemy? मतलब what is the procedure? क्यों करते हो या फिर किस तरीके से करते हो, वो चीज पूछी गई है। तो उसे बोला गया कि what is the idea, मतलब बैटल का मतलब क्या होता है, कि क्यों लड़ रहे हैं हम किसी देश से, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या सबको मार देना चाह रहे हैं? नहीं, बेसिकली ये है कि हम उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग इकोनॉमिक फाउंडेशन के हिसाब से ये जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हर एक केस में डिफरेंट होती है, हर एक केस में अलग। तो इसीलिए फिर इसमें बोला गया कि अब यहाँ पे तीन एरा की बात की गई ना, इंडस्ट्रियल एरा, अग्रेरियन एरा एंड इंफॉर्मेशन एरा। तीन एरा की बात की गई कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो यस, मेरे ख्याल से ये सही होगा। तो पहला वो सीएबी नाउ से शुरू करेंगे। नहीं, मैंने आपसे जब कनेक्टिव्स की बात की थी तो मैंने इस पे ध्यान दिया था। इसमें अब देखो ये सेंटेंस कहाँ पे एंड हो रहा है, ई वाला, सी वाला सेंटेंस कहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब सॉरी ई वाला। द आइडिया इज टू डू दिस दैट प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज डिफरेंट इन ईच केस। द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि हमारा आइडिया मतलब जो मेन चीज है जो हमें ये करना है वो इसलिए है क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करना है, और डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक फाउंडेशन, उस पर डिपेंड करते हुए जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो हर एक केस में अलग होती है। तो अगर हमें एग्रेरियन एरा में ऐसा करना है तो सो से स्टार्ट करेंगे इसे। So in the agrarian era, if you need to destroy the enemy's productive capacity, what you want to do is burn his fields. Burn या should burn होना चाहिए, burn his fields. और if you're really vicious, अगर बहुत ही ज्यादा cruel हो तो salt them. I guess उससे जो productivity है वो शायद खराब हो जाती होगी उसकी soil की, ठीक है, fields की। तो इसलिए बोला गया। तो agrarian era में अगर आप किसी को destroy करना चाहते हो, enemy को, या फिर उससे बैटल करना है, तो हमारा आइडिया ये होगा कि हम ऐसा करना चाहेंगे, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वन? यस बंधु, यही होगा। बट इन द इंडस्ट्रियल एरा, अगर इंडस्ट्रियल एरा में आपको कुछ ऐसा करना है तो डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस बॉम्बिंग द फैक्ट्रीज व्हिच आर लोकेटेड इन द सिटीज। मेरे ख्याल से सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मोस्टली इस टाइप की चीजें हुई थी बहुत ज्यादा, जो मोस्टली फैक्ट्रीज और इन पे भी शायद बॉम्ब्स गिरा देते या फिर ऐसा कुछ चाह रहे थे वो लोग, हर जगह इस तरीके की चीजें चल रही थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरा में हमें क्या करना है, ये वाली चीज करनी है कि हम उनकी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। बट नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, नाउ अभी इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है ना, ठीक है। नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस डिस्ट्रॉइंग द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या किया हमने इसमें? बीईसी कैसे होगा, है ना? पहले हमने एग्रेरियन, अकॉर्डिंग टू द एरा हम गोल्स चलते गए।
चलते गए और साथ साथ हमें उस चीज में साथ में हेल्प करी। तो अगर मैं तब करना होगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर मैं अभी करना होगा तो, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में करना है तो ऐसा करेंगे, और अभी की बात करें तो हम ये करेंगे। ये भी इसके अंदर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आपको ट्रांजिशन जैसा मिला, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्रोनोलॉजी को समझिए आप यहाँ पे भी, ठीक है। और सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है बिल्कुल इस वाले पार्ट से। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम ऐसा करेंगे, ये वाली चीज से शुरू कर रहा है। क्लियर हुआ? फाइनल ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर ये वाला हो जाएगा FDE, जो हमने लिखा था हमने उसी को फॉलो किया, PAC। दिस इज द करेक्ट वन। यस, हाँ उमंग आपने ये लिखा था ना, FDE BAC, हमने ये लिखा FDE एंड PAC, बिल्कुल सही, ठीक है। दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर। चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में कुछ और साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ हम पैटर्न वाली भी कर लेंगे साथ में, कुछ इस तरीके की भी कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही तरीके के हम साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी प्रैक्टिस करते रहो और आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को जब करोगे ना तो साथ में सॉल्व करने के बाद आंसर अगर हल्का फुल्का गलत है तो चेक करो कि कहाँ पे हम चीज थोड़ी सी मिस कर रहे हैं, बिकॉज कनेक्शन तो मिलता है, हमें डॉट्स मिलते हैं कि किस चीज को ज्वाइन करके हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है, बाय बाय।